अंबाबाई मंदिर कोल्हापुर, महालक्ष्मी मंदिर। और यहाँ पर आपको इतने सुंदर सुंदर हार और फूलों की जो वैरायटी मिलेगी वो मेरे ख्याल से शायद ही कहीं देखने को मिलेगी। कोल्हापुर में बहुत ताजे और बहुत सुंदर फूल देखने को मिलते हैं महालक्ष्मी मंदिर के बाहर। और यहाँ जो लग रही है अंबाबाई देवी महालक्ष्मी के दर्शन करने वालों की लाइन। तो यहाँ से अभी देवी अंबाबाई महालक्ष्मी के दर्शन करने के लिए आपको जाना पड़ेगा। और आप जब भी आएँ तो अपनी ऑनलाइन टिकट दर्शन करने के लिए बुक करा कर ही आएँ। और ये यहाँ मिल रहे हैं गजरे, जो को देवी महालक्ष्मी पर भी चढ़ाया जाता है। और यहाँ महाराष्ट्र में औरतें सिर पर भी पहनती हैं। कौन सा फूल है ये? कुंदा। ये कितने का मिलता है एक? ये 30 का 1, 50 का 2 होता है। 30 का 1, 50 का 2। ठीक है। ये जो होता है 20 का 1, 50। हाँ ठीक है। और ये है कोल्हापुर का गुजरी बाजार, जिसे सराफा बाजार भी कहा जाता है। आज शनिवार होने की वजह से ये बंद है, नहीं तो यहाँ बहुत चहल पहल और रौनक रहती है। तो ये पूरा कोल्हापुर का सराफा मार्केट है, जिसको गुजरी बाजार कहते हैं। आज मैंने पूरे 15 साल बाद कोल्हापुर की ज़मीन पर पैर रखा है। 15 साल पहले हम हर महीने आया करते थे, लेकिन अभी 15 साल से आना बिल्कुल बंद था। तो ये है कोल्हापुर का गुजरी बाज़ार। अगर आपको कभी कोई ज्वेलरी वगैरह लेनी हो, ख़रीदनी हो, तो आप गुजरी बाज़ार आ जाएं। यहाँ आपको हर तरीके की ज्वेलरी मिल जाएंगी। ज्वेलरी, बर्तन, मूर्ति, सब कुछ इधर मिलता है, होलसेल रेट में भी और रिटेल रेट में भी। और ये है कोल्हापुर की महादेव गली। यहाँ सभी होलसेलर हैं, जो ज्वेलर्स हैं वो होलसेल का काम करने वाले हैं, बड़ा काम करने वाले हैं। तो इसे बोलते हैं महादेव गली। और इसी महादेव गली में आपको एक संधेश्वर मंदिर मिलेगा, महादेव मंदिर। इस मंदिर में मैं रोज़ आया करता था यहाँ पर, और भगवान शिव के नीचे दर्शन किया करता था। तो अभी मैं आपको दर्शन कराता हूँ नीचे। सबसे पहले आपको मंदिर के प्रवेश द्वार पर दिखेगा ये कछुआ, और उसके बाद नंदी, बाद आपको सामने ही देवादिदेव महादेव का शिवलिंग नजर आ रहा होगा। तो आइए चलते हैं अंदर और मैं आपको दर्शन कराता हूँ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो ये है देवादिदेव महादेव का शिवलिंग, और ये मंदिर थोड़ा सा जमीन से नीचे बनाया हुआ है। और आप देख रहे होंगे कितना सुंदर, कितना प्यारा शिवलिंग है। तो ये कोल्हापुर की महादेव गली का मंदिर है। तो मैं आज आपको कोल्हापुर का सबसे ट्रेडिशनल और मस्त तीखा नाश्ता बताता हूँ।
ये है चोरगे मिसल गृह। और अगर आप देखोगे तो इसके बराबर में एक संभवनाथ जैन मंदिर है। आपको मैं इसकी लोकेशन दिखा देता हूँ। और ये है भाउसो पोबार पथ। वैसे ये गुजरी से जब आप सीधा आओगे, वो सामने जो आपको दिख रहा है वो गुजरी बाज़ार दिख रहा है। और वहाँ से जब आप सीधे आओगे तो ऊपर एक सेरेकन गेस्ट हाउस है। और ये कोल्हापुर सराफा व्यापारी संघ का यहाँ ऑफिस भी है। उसी के बराबर में आपको मिलेगा नीचे चोरगे मिसल गृह। तो आइए चलते हैं। मैं भी आज 15 साल बाद इस मिसल पाव का नाश्ता करूँगा और आपको दिखाता हूँ कि कैसा होता है मिसल। और जो कोल्हापुर का इतना फेमस, इसको बोलते हैं कोल्हापुर चमचमीत मिसल। तो ये है इनकी शॉप। बहुत छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन बहुत पुरानी है। कितनी पुरानी शॉप है ये आपकी? 1959 से है। हाँ, तो 1959 से है ये शॉप। आप देखो ऊपर लिखा दिख रहा है, वो मराठी में लिखा है वैसे 1959 पासून, यानी कि 1959 से ये शॉप है। और जो पाव होते हैं ना, वो कटे हुए नहीं होते। देखो इस तरीके का ये पूरा एक पीस होता है, इसको बाद में काटा जाता है। और जो मिसल है उसमें ये एक नमकीन होती है जो ख़ास तौर से स्पेशली मिसल के लिए ही आती है। और ये एक ग्रेवी होती है जो अलग से तैयार की जाती है। सारा जो टेस्ट है, सारा जो स्वाद है, जो तीखापन है, वो इस ग्रेवी का ही होता है। तो यहाँ पर मैडम हैं शॉप पे। पहले तो यहाँ एक भैया बैठा करते थे, लेकिन आज वो नहीं है। तो ये जो मिसल पाव है, इसका एक प्लेट का क्या चार्ज रहता है आपका? 60 रुपीज़ का चार्ज रहता है। इसमें क्या क्या मिलता है? एक मिसल है, 2 पाव हैं और नींबू। अच्छा, ठीक है। और ये है कोल्हापुर का बिल्कुल ट्रेडिशनल नाश्ता मिसल पाव। तो ये है कोल्हापुर का बिल्कुल एकदम मस्त तीखा और ट्रेडिशनल नाश्ता, जिसे ब्रेकफास्ट कह सकते हैं, मिसल पाव। तो आइए मैं खाता हूँ। तीखा है, इसमें नमकीन और एक ग्रेवी बनाई जाती है, वो डाली जाती है। और ये ब्रेड है, ये ब्रेड कटी हुई नहीं आती, इसको काटा जाता है। ये पूरा एक बड़ा पैकेट होता है। तो जब भी आप लोग कोल्हापुर आएँ, मिसल पाव जरूर। तो आप लोग जब भी कोल्हापुर आएँ, महालक्ष्मी दर्शन करने आएँ या अंबाबाई माता के महालक्ष्मी मंदिर के दर्शन करने आएँ, तो कोल्हापुर का मिसल पाव जरूर खाएं, क्योंकि ये यहाँ का बहुत फेमस और बहुत ट्रेडिशनल नाश्ता है। और ख़ास तौर से जो चोरगे मिसल गृह जो मैंने आपको दिखाया है, ये बहुत पुराना है और पूरे कोल्हापुर में फेमस है। तो आप जब भी आए तो कोशिश करें, मैंने रास्ता आपको दिखाया है, लोकेशन आपको दिखाई है, तो आप आएँ और चोरगे मिसल का मिसल पाव जरूर खाएँ। और अब मैं आपको दिखाने लेकर चल रहा हूँ कोल्हापुर की लाइफलाइन, कोल्हापुर की जीवनदायिनी पंचगंगा नदी। कोल्हापुर शहर हमारा बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, छत्रपति शाहू जी महाराज का शहर कोल्हापुर। तो ये जो आपको सामने रास्ता दिख रहा है, ये जाता है पंचगंगा नदी के लिए। और यहाँ से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर पंचगंगा नदी आ जाती है। और अब हम पहुँच गए हैं कोल्हापुर की लाइफलाइन, कोल्हापुर की जीवनदायिनी पंचगंगा नदी के तट पर। इसी पंचगंगा नदी के किनारे पर कोल्हापुर शहर को बसाया गया है। और अभी ये जो रेलिंग वगैरह लगाई गई हैं, ये पहले नहीं थी। पहले आप नीचे तक जा सकते थे आराम से और गंगा नदी में स्नान करते थे। हमने भी कई बार स्नान किया है बहुत पहले, लेकिन अभी ये सब रेलिंग लगाकर बंद कर दी गई हैं। और अगर आप देखोगे तो नदी के बीच में भी मंदिर हैं। एक मंदिर वो है शिव जी का, एक उधर आपको दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। और ये जो आपको दिख रहे हैं खंबे, ये दीपमाला के खंबे हैं। इनके ऊपर दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। और यहाँ भी आपको सामने कोल्हापुर की मस, यानी कि कोल्हापुर की भैंस स्नान करती हुई नजर आ रही होंगी। और उनके सींग अगर आप देख रहे होंगे तो सींगों के ऊपर कलर किया गया है भगवा रंग। और सबसे बड़ी बात यह है, कोल्हापुर की जो मस होती हैं, भैंस होती हैं, इनके सींग बहुत लंबे होते हैं। और कुछ ऐसा नज़ारा है पंचगंगा नदी के घाट का।
आइए चलते हैं नीचे घाट पर पंचगंगा नदी के, और फिर वहाँ से मैं आपको एक बार और पूरा नज़ारा दिखाता हूँ पंचगंगा नदी का। तो ये जो आप देख रहे हो ये पूरे काले पत्थरों से बने हुए मंदिर हैं, और ये हजारों साल से यहाँ खड़े हैं। इन पत्थरों को लॉकिंग सिस्टम के द्वारा जोड़ा जाता है, और इनमें कोई भी मसाला या किसी भी चिपकाने वाले सीमेंट वगैरह या चूना का प्रयोग नहीं है। तो यहाँ मेरे साथ यहाँ के 2 लोकल बंदे हैं, 2 लोग हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रसाद लोहारे। और आपका? तो इनसे जानते हैं कि इसको पंचगंगा नदी क्यों कहा जाता है। तो ये जो नदी है इसको पंचगंगा क्यों कहते हैं? हाँ। तो ये मराठी में बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये जो कृष्णा नदी का एक उप नदी है, कृष्णा नदी में से ही निकलती है, और जो पूरा कोल्हापुर बसा हुआ है वो इसी कृष्णा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अच्छा, ये जो मंदिर हैं ये कितने पुराने हैं? ये नदी में जो मंदिर हैं ये किसने बनाए थे और कब के हैं? राजा भोज के हाँ। ये राजा भोज, हाँ, वो जो सामने आपको दिख रहा है वो है छत्रपति शिवाजी पुल। और ये जो मंदिर बने हुए हैं बता रहे हैं कि ये राजा भोज के टाइम के बने हुए मंदिर हैं, बहुत ही प्राचीन मंदिर हैं। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, एक मंदिर ये भी है। और सबसे बड़ी बात ये है, मैं आपको थोड़ा सा पास जाकर दिखाता हूँ, इसमें कुछ भी सीमेंट या किसी चीज़ का चिपकाने का प्रयोग नहीं किया गया है। ये पूरे लॉकिंग सिस्टम से बने हुए हैं, एक दूसरे से लॉक किया गया है इन पत्थरों को, और ये पत्थर फिर भी हजारों सालों से अपनी पूरी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। और पंचगंगा नदी पे कई बार बाढ़ आ चुकी है, और बाढ़ आने के बावजूद भी ये मंदिर पूरी मजबूती और शान से खड़े हुए हैं। तो ये है हमारा भारत का पुराने ज़माने का इंजीनियरिंग जिसको कहना चाहिए, या आर्किटेक्ट कहना चाहिए, जो आज की इंजीनियरिंग की डिग्रियां लेकर आते हैं, के बहुत बड़ी बड़ी विदेशों से डिग्रियां लेकर आते हैं, उनके कंस्ट्रक्शन भी ध्वस्त हो जाते हैं। लेकिन ये बिना किसी मटेरियल का कंस्ट्रक्शन, सिर्फ और सिर्फ पत्थरों से बनाया हुआ कंस्ट्रक्शन है, एक दूसरे के ऊपर रखकर, और उसके बावजूद भी अभी तक इन कंस्ट्रक्शन का कुछ नहीं बिगड़ा है। धूप भी झेली है, हवाओं के थपेड़े भी झेले हैं, और सबसे बड़ी बात, इस नदी का वेग भी झेला है। तो प्रसाद और प्रशांत भाई ने हमें यहाँ के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। अब इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, और इनको बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रसाद भाई आपको, जो आपने पंचगंगा नदी के बारे में इतनी अच्छी हमको जानकारी दी। और इस पंचगंगा नदी के तट पर वो आपको सामने दिख रहा होगा, बहुत पुराने पुराने आपको मंदिर, दीपमाला, स्तंभ और बहुत कुछ दिखाई देगा। कोल्हापुर बहुत ही प्राचीन नगरी है, बहुत ही पुराना शहर है। और ये जो मंदिर है ये महादेव का मंदिर है। और वो जो सामने आपको दिख रही होगी मेरे सामने बिल्कुल, वो है ब्रह्मपुरी टेकरी, और यही यहाँ का जुना कोल्हापुर है, यानी कि पुराना कोल्हापुर शहर यही था पंचगंगा नदी के किनारे। और उसके बाद धीरे धीरे फिर कोल्हापुर आगे बढ़ता गया और बहुत बड़ा शहर हो गया। इस मंदिर का एक प्रवेश द्वार आपको वो सामने दिखाई दे रहा होगा। वैसे इस मंदिर की हालत बहुत खस्ता हो चुकी है, क्योंकि रखरखाव की वजह से इसका मेंटेनेंस नहीं किया जाता, मुझे शायद ऐसा लगता है। लेकिन अभी भी अंदर जाना मना है, फोटोग्राफी करना मना है, वीडियोग्राफी करना मना है, क्योंकि ये छत्रपति घराना जो है, छत्रपति शाहू जी महाराज का घराना परिवार जो है, ये उनका मंदिर है, अपना पर्सनल मंदिर है। नदी के तट पर आपको सब्जियां भी बिकती हुई दिख रही होगी, भाजी बिकती हुई दिख रही होंगी। और इस पंचगंगा नदी के तट पर ही है एक चाय की दुकान, पंचगंगा नाश्ता सेंटर के नाम से। तो आइए अब यहाँ पर चाय पीते हैं, और चाय पीने के बाद फिर यहाँ से चलते हैं आगे का वीडियो बनाने के लिए। ये है मस्त कड़क कोल्हापुरी चाय। अब मैं इसका स्वाद लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि कैसी है कोल्हापुर की चाय। ये है कोल्हापुर की मस्त कड़क चाय, पी के बताता हूँ कैसा स्वाद है। कोल्हापुर की चाय की बात ही अलग है, थोड़ा मीठा जो है वो तेज होता है,
और यहाँ की जो चाय की पत्ती है उसमें एक अलग स्वाद होता है, अलग क्वालिटी होती है। हो सकता है यहाँ के पानी की वजह से हो या और किसी वजह से हो, लेकिन कोल्हापुर की जो चाय है उसमें स्वाद ही अलग आता है, उसकी बात ही अलग है। मैंने पहले भी मैं आपको बताया था कि 15 साल बाद यहाँ आया हूँ और 15 साल पहले हमने खूब चाय पी है, लेकिन इस चाय का मज़ा ही अलग है। और ये है ऊंचाई से पंचगंगा नदी का व्यू, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा है। और पंचगंगा नदी भी पूरी घूमती हुई जा रही है, जैसे हमारी ट्रेन घूम घूम कर कोल्हापुर पहुंची थी। और हरियाली और चारों तरफ सुंदरता आपको इस पूरे कोल्हापुर में चारों तरफ दिखाई देगी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा शहर है। और अगर मैं आपको पेड़ दिखाऊं तो इतने प्राचीन प्राचीन पेड़ हैं, आप इनके तने की मोटाई, नीचे से मोटाई देखकर और ऊपर इसकी ऊंचाई देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि कोल्हापुर में कितने प्राचीन और कितने बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं। और ये सारे पेड़ पंचगंगा नदी के तट पर लगे हुए हैं। तो अब मैं आपको लेकर आ गया हूँ कोल्हापुर की एक और बहुत फेमस पिकनिक स्पॉट पर, रंकाला झील पर। अभी हम जब पंचगंगा नदी का वीडियो शूट करने गए थे तो बहुत तेज धूप थी, गर्मी थी। और कोल्हापुर की सबसे विशेष बात यही है कि जैसे ही यहाँ पर बहुत तेज धूप या गर्मी होती है तो बारिश शुरू हो जाती है। और अब आप देख रहे हैं कि कोल्हापुर में बारिश शुरू हो चुकी है। और ये है यहाँ का सबसे फेमस पिकनिक स्पॉट। आप देख रहे हैं झूले लग रहे हैं, बच्चे झूले में झूल रहे हैं और बाहर बहुत सारी चौपाटी लगती है। तो इसको कहा जाता है रंकाला चौपाटी उद्यान। तो आइए चलते हैं अंदर और मैं आपको पूरी रंकाला झील दिखाता हूँ कि रंकाला झील कैसी है। और ये इतनी बड़ी झील है कि आपको दूर दूर तक सिर्फ ये झील ही दिखाई दे रही होगी। और ये कोल्हापुर की बहुत प्रसिद्ध और बहुत फेमस झील है और एक बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट भी है, बहुत फेमस पिकनिक स्पॉट है ये। यहाँ बहुत सारे लोग घूमने आते हैं। अभी ये मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये दोपहर को 3 बजे के आसपास वीडियो शूट कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ शाम को 7-8 बजे के आसपास आते हैं तो यहाँ लाइटिंग होती है और बहुत सारी भीड़ भी होती है लोगों की, टूरिस्टों की और यहाँ पिकनिक मनाने आने वालों की। तो मैं अभी शाम को नहीं आ सकता था क्योंकि रात को कोल्हापुर से मेरी ट्रेन है और मुझे आगे के सफ़र पर निकलना है, आप लोगों को एक और नए सफ़र पर लेकर चलना है। तो इसलिए मैं अभी ये 3 बजे के आसपास इस वीडियो को शूट करने आया हूँ। और बारिश शुरू हो चुकी है, आप देख रहे होंगे झील में आपको बूंदें गिरती हुई दिखाई दे रही होंगी। मौसम एकदम बहुत ही मस्त, बहुत अच्छा मौसम हो चुका है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोल्हापुर में हरियाली आपको चारों तरफ मिलेगी। यहाँ पर इतनी मस्त हरियाली रहती है, इतना अच्छा शहर है। अगर आपको भारतीय संस्कृति का जीवंत और चांगला मानुस का कोई शहर घूमना है, चांगला मानुस से मतलब है अच्छे लोगों का शहर घूमना है, तो आप कोल्हापुर आएँ, यहाँ रहें, यहाँ घूमें, महालक्ष्मी के सबसे प्रसिद्ध और सबसे पुराने मंदिर के दर्शन करें, रंकाला झील घूमें, जुना पैलेस यानी कि पुराना महल, सिटी पैलेस, न्यू पैलेस और छत्रपति शाहू जी महाराज म्यूज़ियम, बहुत कुछ है यहाँ पर देखने के लिए। और अगर आप कोल्हापुर के आसपास और घूमेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ आप आएँ तो घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। और अगर आप पूरे कोल्हापुर का दर्शन करना चाहते हैं तो कम से कम 5 से 7 दिन का अगर आप समय लेकर आते हैं तो आप कोल्हापुर पूरी तरह घूम सकते हैं। और ये सामने आपको लगी हुई दिख रही होगी यहाँ पर पूरी चौपाटी, जिसमें भेलपुरी, पाव भाजी और पानी पूरी, आपको सब कुछ इधर मिलेगा पूरा। तो ये पूरा एक पिकनिक स्पॉट है, जैसा मैंने आपको बताया था। 6 बजे के बाद यहाँ बहुत अच्छी भीड़ मिलेगी आपको घूमने आने वालों की, और पिकनिक मनाने के लिए आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर
एक अच्छी सी पिकनिक मना सकते हैं। और वहाँ सामने उधर आपको दिख रहा होगा, वहाँ पर आप बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं। तो अभी मैं आपको उधर ही लेकर चल रहा हूँ। बहुत अच्छी गार्डनिंग की गई है, बहुत हरियाली है, काफ़ी अच्छे तरीके से इसको मेंटेन किया गया है। और यहीं पर एक पैलेस भी है छत्रपति शाहू जी महाराज का, जिसमें अब होटल बना दिया है। तो वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और ये ऊपर आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे नारियल के पेड़। और ये यहाँ रखी हुई है एक तोप। और वो पीछे आपको दिख रहा है वही है पैलेस, जिसमें अब होटल बन चुका है। तो एस लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, उसमें अब शालिनी पैलेस नाम का एक होटल चलता है। और हम ही लव कोल्हापुर, हम कोल्हापुर से प्यार करते हैं, ये मराठी में लिखा है। घास उगी हुई है बहुत सारी, तो इसलिए ये पैलेस मुझे लगता है शायद अभी बंद है, होटल अभी बंद है। तो सामने बहुत तेज बारिश शुरू हो चुकी है रंकाला झील पर, और आप देख रहे हो कितनी तेज बारिश है। और ये जो ब्लॉग मैं बना रहा हूँ ये 13 नवंबर का है। 13 नवंबर में आप देख लो कि यहाँ कितनी ज़ोरदार बारिश है। सबसे बड़ा कोल्हापुर की हरियाली का जो कारण है वो यही है कि यहाँ बारिश कभी भी हो सकती है। तो यहाँ पर आकर आप बोटिंग भी कर सकते हैं, मोटर बोट भी हैं, पैडल बोट भी हैं। और अभी तो बहुत तेज बारिश हुई थी, इसीलिए सभी लोग अपनी अपनी बोट वापस लेकर आ गए और यहाँ से चले गए। तो अभी लेकिन कुछ लोग आपको दिख रहा होगा कि अभी भी बोटिंग कर रहे हैं। मौसम बहुत सुहाना हो चुका है। यहाँ पर ये एक सिक्योरिटी का ऑफिस है। वो जो सामने आपको हट दिख रही है, इसमें यहाँ टिकट मिलता है। आपको टिकट लेकर फिर आप आराम से इसमें मोटर बोटिंग और पैडल बोटिंग कर सकते हैं। मैडम, बोटिंग का चार्ज कितना रहता है? 2 लोग रहेंगे तो, या 4 लोग रहेंगे तो? 2 लोग रहेंगे तो 150 रुपये आधा घंटा। हाँ, 4 दिन रहेंगे तो 200 रुपये आधा घंटा। ठीक है। और ये इधर इसका रेट लगा हुआ है। 2 सीटर पैडल 150 है, 4 सीटर पैडल बोट 200 रुपये है, 2 सीटर डॉल्फिन 200, और बाद बाकी आप अपने आप पढ़ लेना।
तो अब मैं आपको लेकर आ गया हूँ कोल्हापुर के भवानी मंडप पर। तो ये है भवानी मंडप का प्रवेश द्वार। काले पत्थर से बनाए गए इस प्रवेश द्वार पर बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी नक्काशी की गई है और आप देख ही रहे होंगे कि बहुत सुंदर तरीके से यहाँ काले पत्थरों की महाराष्ट्र में इमारतें बनाई जाती हैं और जिन पर बहुत अच्छी कारीगरी करके नक्काशी भी की जाती है। तो आइए चलते हैं इसके अंदर और मैं आपको अंदर से पूरा भवानी मंडप कैसा है वो दिखाता हूँ। तो ये है इसके प्रवेश द्वार का ऊपर से नज़ारा। और ये सामने है अंदर जाने का रास्ता और वो सामने आपको दिख रहा होगा महालक्ष्मी अंबाबाई का मंदिर और उसके पास ही है भवानी मंडप जो माँ भवानी को समर्पित है। इसके बारे में बताया जाता है कि इसको छत्रपति शिवाजी ने बनवाया था। और महाराष्ट्र के शासन में जब राजा महाराजाओं का इधर छत्रपति राजाओं का शासन हुआ करता था तो ये भवानी मंडप अपना एक प्रमुख स्थान रखता था। बताते हैं महाराज यहीं पर अपनी जनता को संबोधित किया करते थे। एक प्रवेश द्वार वो था जिससे हम आए थे, दूसरा एक प्रवेश द्वार इधर भी आपको दिख रहा है और ये है सामने मुख्य इमारत जिसको भवानी मंडप कहा जाता है क्योंकि इसी के अंदर सामने माँ भवानी की प्रतिमा है, माँ भवानी का मंदिर है। तो आइए चलते हैं अंदर और मैं आपको माँ भवानी के दर्शन कराता हूँ। यहाँ प्रसाद वगैरह भी सब मिलता है। तो ये है भवानी मंडप। और ये यहाँ पर लगी है कोल्हापुर के छत्रपति शाहू महाराज की आदमकद प्रतिमा। बराबर में शेर हैं, टाइगर और ये हैं बारहसिंगा हिरन। बहुत ही शाही अंदाज में इस पूरे भवानी मंडप को बनाया गया है। अगर आप ऊपर वो लैंप देख रहे होंगे तो ये भी बहुत पुरानी हैं और कुछ ऐसा है भवानी मंडप के अंदर का दृश्य। और ये है ऊपर की छत
यहाँ बहुत अच्छी डिज़ाइन बनी हुई है। तो ये है कोल्हापुर का भवानी मंडप। और इस जंगली भैंसे का छत्रपति शाहू जी महाराज ने शिकार किया था। तो आइए अब चलते हैं ऊपर और आपको मैं माँ भवानी के दर्शन कराता हूँ सामने मंदिर में। तो ये है सामने माँ भवानी का मंदिर, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम का ही है। तो हमारे साथ हैं इस मंदिर के, भवानी मंडप के जो मंदिर है उसके पुरोहित जी। आपका नाम क्या है? कृष्ण बाबूराव दादरने। कृष्ण बाबूराव दादरने। अच्छा, तो ये जो भवानी मंडप है पूरा, ये बनवाया किसने था? ये बनाया तारारानी ने बनाया, छत्रपति शिवाजी महाराज ने। राजाराम महाराज की पत्नी। हाँ, 7 तारीख की गादी ने कोल्हापुर की गादी बनाई। हाँ, पन्हाड़ा किला बनाया। हाँ, कोल्हापुर की राजवाड़ा इधर बनाई। अच्छा, अंदर जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, वो तुलजा भवानी माता जी की मूर्ति है। तो शिवाजी महाराज जो हैं वो तुलजा भवानी माता जी को बहुत मानते थे, उनकी पूजा करते थे। अच्छा, कुल स्वामिनी जो थी वो तुलजा भवानी थी, और जो छत्रपति शाहू जी महाराज थे उनकी भी कुल स्वामिनी वही थी, तुलजा भवानी। अच्छा, तो यहाँ पर छत्रपति शाहू जी महाराज की मूर्ति लगी है, शिवाजी महाराज की नहीं लगी, क्यों? ये शिवाजी महाराज की गादी है। अच्छा, शिवाजी महाराज की बात। एक मिनट। तो ये जो गद्दी है ये शिवाजी महाराज की गद्दी है, और ये शाहू जी महाराज की गद्दी है। हाँ, वो शाहू महाराज की प्रतिमा है, आपको मैं दिखा ही चुका हूँ। तो ये है भवानी मंडप का इतिहास, जो अभी हमें 350 बरस से पहले बना है ये। अच्छा, अभी हमारे जो पुरोहित जी हैं इनको हिंदी थोड़ा कम आता है, इसलिए ये थोड़ा हिंदी में थोड़ा मराठी में बता रहे हैं। तो आप हाँ, अच्छा, अभी ये मराठी में बोल रहे हैं, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। ये जुना राजवाड़ा है, यानी कि जुना महल है, और न्यू पैलेस जो है वो अलग है। देवघर हाँ, के यहाँ रखा है। हाँ, अच्छा, ठीक है पुरोहित जी। 7 ऐसी चौक है। जो आपको सामने चौक दिख रहा है, ऐसे 7 चौक हैं इस भवानी मंडप में, जो पुरोहित जी बता रहे हैं। पुरोहित जी को हिंदी थोड़ा कम आता है, मराठी थोड़ा ज़्यादा समझते, हिंदी कम समझते, इसलिए वो जो भी कुछ बोल रहे हैं वो मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। धन्यवाद, ठीक है। और ये जितने भी जानवरों की आपको यहाँ पर ये प्रतिमा दिख रही हैं, ये सारी असली हैं। छत्रपति शाहू जी महाराज ने इनका शिकार किया था, और बाद में इनका अंदर से इनके अंदर भूसा या कुछ और ऐसा कुछ केमिकल डाला गया है, जिससे कि ये अभी तक सही सलामत हैं, और यहाँ पर इनको प्रदर्शन के लिए रखा गया है। और ये जो मंदिर है ये माँ तुलजा भवानी को समर्पित है, पूरा भवानी मंडप। और सामने ये जो प्रतिमा है ये तुलजा भवानी, माँ तुलजा भवानी की है, जिस प्रतिमा की स्थापना महारानी तारा रानी ने की थी। सीता रामचंद्र देवता गोपाल कृष्ण, ये गोपाल कृष्ण, और वो नटराज जी की है, वो लड्डू गोपाल जी की है, और वो भगवान सूर्य की है।
तो ये जो सारी मूर्तियां आपको सामने दिख रही हैं, ये सब छत्रपति शिवाजी महाराज के समय की हैं, जिनकी पूजा खुद छत्रपति शिवाजी किया करते थे। तो अब जो सबसे मेन और ख़ास चीज़ रह गई है कोल्हापुर की आपको दिखाने के लिए, वो है मराठी थाली, यानी कि कोल्हापुर का खाना। तो अब हम वहीं चल रहे हैं कोल्हापुर की मराठी थाली खाने के लिए, क्योंकि कोल्हापुर की जो मराठी थाली है उसमें स्वाद अलग ही होता है, बहुत अलग तरीके का टेस्ट होता है। तो अभी मैं आपको वहीं लेकर चल रहा हूँ। महालक्ष्मी मंदिर के पास में ही आपको ये महालक्ष्मी अन्न क्षेत्र उपक्रम के अंतर्गत यहाँ पर एक भोजनालय दिखेगा, जहाँ 50 रुपये में आपको पूरी थाली मिलती है। तो आइए चलते हैं अंदर और पूछते हैं कि थाली में क्या क्या रहता है, और फिर उसके बाद में एक थाली का ऑर्डर करके आपको दिखाता हूँ कि कैसा होता है मराठी खाना। तो हमारे साथ हैं इस महालक्ष्मी अन्न क्षेत्र भोजनालय के केयर टेकर, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि एक थाली कितने का रहता है? 50। और उसमें क्या क्या मिलता है? हाँ, एक दाल, अचार, साग और 2 चपाती, मसाला भात। बरोबर। तो आप लोग जब कभी भी कोल्हापुर आएँ, अंबाबाई महालक्ष्मी माता के दर्शन करने के लिए आएँ, तो मंदिर के पास में ही आपको ये श्री महालक्ष्मी अन्न छत्र भंडार आपको मिल जाएगा। वहाँ आएँ और वहीं पर ही खाना खाएँ। मैं अभी आपको थाली दिखाऊंगा, बहुत साफ़ और बहुत अच्छा खाना मिलता है। तो अभी थाली आने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसी है हमारी थाली, और उसके बाद फिर मैं आपको उसका स्वाद बताऊँगा। आप देखो यहाँ बहुत अच्छे तरीके से एकदम साफ़ सफाई है, बहुत ही अच्छा सफाई। सामने वो आपको बर्तन एकदम शीशे की तरह चमकते हुए दिख रहे होंगे, टेबल वगैरह सब कुछ एकदम साफ़ है। और नीचे भी आप देखेंगे तो बिल्कुल एकदम साफ़ सफाई है। सामने वॉश बेसिन है। तो दोस्तों ये है हमारी मराठी थाली। इसमें 2 चपाती है, एक मसाला राइस है, दाल है, भाजी है, एक वो शिमला मिर्च का भाजी है, और वो छाछ है और अचार है। तो ये है। तो अभी मैं खा कर फिर आपको टेस्ट बताता हूँ कि कैसा है। तो ये आ गई है हमारी मराठी थाली, और अब मैं आपको खाना खा कर, वैसे तो मैंने तो खा रखा है, पहले कई बार खा रखा है, लेकिन आपको टेस्ट बताना है कि कैसा है हमारे महालक्ष्मी भोजनालय का टेस्ट। महालक्ष्मी अन्न छत्र ट्रस्ट की तरफ से है ये, कोई इंडिविजुअल किसी का नहीं है। जो अपना महालक्ष्मी मंदिर है कोल्हापुर का, उसी ट्रस्ट की तरफ से है। खाना बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है यहाँ पे, और मराठी खाने का जो स्वाद है वो बिल्कुल अलग होता है। तो दोस्तों ये था हमारा श्री महालक्ष्मी अन्न छत्र की तरफ से भोजनालय, जहां मैंने खाना खा लिया है। वैसे मैं यहाँ बहुत पहले भी कई बार खाना खा चुका हूँ, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने यहाँ का पूरा वीडियो शूट किया था, आपको दिखाया था। तो यहाँ जो थाली मिलती है वो एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त होती है, जिसमें चपाती बताई जाती है। तो असल में चपाती नहीं होती, तो बहुत बड़े पराठे होते हैं, और मराठी में उनको चपाती बोला जाता है। एक मसाला राइस था, तो खाना खा के पूरी तरह पेट भर जाता है। और स्वाद में तो क्या कहना मराठी खाने का, बस एक ही कमी है कि यहाँ आपको कांदा नहीं मिलेगा, प्याज नहीं मिलेगी।
तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे और भी 4 भक्तजन हैं जो महालक्ष्मी माता के अंबाबाई के दर्शन करने आए हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं, आप लोग कहाँ से आए हैं? मुंबई से आए हैं। तो अंबाबाई के दर्शन करने, महालक्ष्मी माता के दर्शन करने। तो अभी आपने यहाँ पर खाना खाया, आपको खाना कैसा लगा? खाना बहुत ही अच्छा था। पहली बार खाया या पहले भी कई बार खा चुके हैं? आप हमेशा यहीं पर ही खाते हैं। तो खाना कैसा था? जेवण एकदम अप्रतिम। हाँ, जो एक आहे तर कम्फर्टेबल जेवण आहे, एक माणूस आरामात खाऊ शकतो आणि साफ आहे, स्वच्छ आहे आणि स्वच्छता चांगली आहे। जेवण पौष्टिक आणि स्वादिष्ट। तो अभी इन्होंने मराठी में बोला है कि खाना बहुत अच्छा है और एक मानुष के लिए यानी कि एक आदमी के लिए पर्याप्त खाना है, साफ सफाई स्वच्छता बहुत अच्छी है। और ये लोग लगातार 10 साल से आ रहे हैं और जब भी महालक्ष्मी अंबाबाई के दर्शन करने आते हैं तो यहीं पर ही खाना खाने आते हैं। तो दोस्तों, ये था अपना कोल्हापुर सीरीज का पूरा ब्लॉग। कोल्हापुर की जो खास चीज़ें हैं उनको भी दिखाया है, जैसे कि महालक्ष्मी मंदिर है, भवानी मंडप है और कोल्हापुर का मिसल है, रंकाला झील है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। तो यहाँ तक ये वीडियो आपको कैसा लगा? मुझे उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। और अगर कोल्हापुर के लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हों तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं और आपको वीडियो कैसा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। और अब तक भी अगर आपने मेरे चैनल देवा राजेश ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है उस पर घूसा मारो या मुक्का मारो, बस वो दब जाना चाहिए। तो ऐसे ही अच्छे, इंटरेस्टिंग और मनोरंजक वीडियो देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल देवा राजेश ब्लॉग को देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं फिर अगली एक और नई ट्रेन यात्रा में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।